हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म यस टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एच टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए सी डी पी की एक सीरीज़ कर रहे थे, जिसके 4 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ पर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है। तो जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होती है, एक तरीका होती है। लैंग्वेज के थ्रू जो इंडिविजुअल होता है या फिर कोई भी व्यक्ति होता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के विचारों को लैंग्वेज के थ्रू ही समझता है। तो जो लैंग्वेज के जो रूप होते हैं, यानी हम लैंग्वेज को किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज हमारी स्पोकन भी हो सकती है, लैंग्वेज हमारी रिटन भी हो सकती है, यानी लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। और इसी तरह से जो हम अपने विचारों को साइन लैंग्वेज के रूप में भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात करें तो जो लैंग्वेज होती है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का ही एक पार्ट होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की, यानी जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है और लैंग्वेज किस किस तरह से बनी हुई है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है फीनम यानी स्वेनिम। तो फीनम क्या होता है? फीनम होता है कि जो स्मॉलेस्ट साउंड होती है ना लैंग्वेज की, यानी सबसे छोटी ध्वनि होती है लैंग्वेज की, वो हमारी फीनम कहलाती है, यानी स्वेनिम कहलाती हैं। जैसे ए, आ, ए, आ, ई, ये जितनी भी साउंड होती है ना हमारी, ये हमारी स्वेनिम यानी फीनम कहलाती हैं। और जो ये साउंड होती है ना, ये किसी भी शब्द के अर्थ को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। सपोज हमने एक वर्ड लिख दिया कम, हमने कम एक वर्ड लिख दिया, तो कम का मतलब सबको पता है। कम का मतलब होता है कि कोई चीज़ थोड़ी ही मात्रा में है, थोड़ी अमाउंट में है, तो यानी वो चीज़ हमारे पास कम है। अब कम में हमने आ साउंड लगा दी, यानी कै में हमने आ साउंड लगा दी, तो वो क्या बन गया? वो बन गया हमारा काम। तो इस तरह से यानी काम यानी वर्क, ठीक है, कार्य। तो इस तरह से जो हमारी फीनम होती हैं, स्वेनिम होती हैं, वो हमारे अर्थ को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, वो होता है हमारा मॉर्फिम यानी रूपम। अब मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम होता है जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज की सबसे छोटी अर्थवान जो अर्थवान यूनिट होती है या फिर अर्थवान भाग होता है लैंग्वेज का, वो हमारा रूपिम कहलाता है, यानी मॉर्फिम कहलाता है। ठीक है, अर्थवान यानी जैसे हमने ले लिया गर्ल, ठीक है, हमने यहाँ पे गर्ल ले लिया। गर्ल के अलावा आप कोई और वर्ड ले लो, आप ले लो प्लांट ले लो, फ्लावर ले लो, प्लांट ले लो। तो इसका मीनिंग हमें पता है कि गर्ल का जो मीनिंग होता है, गर्ल का मीनिंग होता है लड़की, और प्लांट का मीनिंग होता है पौधा। तो इस तरह से जो अब फिर एक इसमें क्या होता है कि जो मॉर्फिम में जो अर्थवान यूनिट होती है, यानी अर्थवान भाग होता है लैंग्वेज का, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं ना, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा मॉर्फिम कहलाता है, यानी रूपिम कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, यानी उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे मॉर्फिम होते हैं। जैसे स्विमिंग है, तो स्विमिंग में जो आईएनजी होता है वो हमारा रूपिम होता है, यानी मॉर्फिम होता है। ऐसे प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर में जो प्री है, हमारा प्री क्या है? यहाँ पर हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है, प्री क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर प्री क्या होगा? हमारा प्री हमारा यहाँ पे मॉर्फिम होगा, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई, जिसके हम फर्दर टुकड़े ना कर सकें, और अगर उसके टुकड़े हम करते हैं तो उसका कोई भी अर्थवान मतलब नहीं निकलता, यानी उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उसे हम मॉर्फिम कहते हैं। अब वो नेक्स्ट क्या आती है? नेक्स्ट होती है हमारी सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या होती है कि भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों को व्याकरणिक तौर पर या फिर ग्रामेटिकली सही अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट करना हमारा सिंटैक्स कहलाता है। सपोज मुझे कहना है कि मैं खेल रहा हूँ या फिर मैं खेल रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब इन्हीं वर्ड्स को मैं आगे पीछे कर दूँ, ठीक है, जैसे प्लेइंग आई एम,
तो प्लेइंग आई एम तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ग्रामेटिकली जब हम अर्थों को या फिर शब्दों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके ग्रामेटिकली उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तभी उस बात का हमारे उन विचारों का मतलब निकलता है, अदरवाइज उनका कोई भी मतलब नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है सिंटैक्स। इसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में क्या होता है कि सिमेंटिक्स में जब किसी भी काम को, मतलब एक काम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी वर्क है, उस वर्क को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने के लिए उस वर्क के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का या फिर डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मुझे कहना है कि मुझे मुझे कहना है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ या फिर मैं कार चला रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं बोलूँगी कि आई ड्राइव ए कार, या फिर वह गाड़ी चला रही है तो मैं बोलूँगी कि सी ड्राइव ए कार। अब यहाँ पर मतलब कोई व्हीकल है, किसी व्हीकल को हम चलाते हैं, तो हम उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एरोप्लेन उड़ा रहे हैं तो उसके लिए हम फ्लाइज का इस्तेमाल करते हैं। अब जो एरोप्लेन है वो भी व्हीकल है। इसके अलावा हम जो साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल क्या है, साइकिल भी हमारा व्हीकल है। तो साइकिल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइकिल के लिए हम राइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हमें किस शब्द का इस्तेमाल करना है, किन वर्डों का इस्तेमाल करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सिमेंटिक्स कहलाता है। अब मैं कार को चला रही हूँ, मैं तो कार को चलाने के लिए मैं क्या करूँगी, को चलाने के लिए मैं बोलूँगी सी ड्राइव अ कार, ठीक है, सी ड्राइव अ कार। अब फिर मैं एरोप्लेन चला रही हूँ, एरोप्लेन उड़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, या फिर वह एरोप्लेन उड़ा रही है तो वो क्या बोलेगी, मैं क्या बोलूँगी, सी फ्लाइज एन एरोप्लेन। इसी तरह से मान लो मैं साइकिल चला रही हूँ, तो साइकिल चलाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, साइकिल चलाने के लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगी, राइड, ठीक है। साइकिल चलाने के लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगी, राइड। तो साइकिल चलाने के लिए मैं ड्राइव तो इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ड्राइव क्या है कि ड्राइवर एक रॉन्ग, ठीक है, ड्राइवर क्या है, रॉन्ग वर्ड है किसके लिए, साइकिल को चलाने के लिए। तो साइकिल को चलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, राइड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हमारा सिमेंटिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैग्मेटिक्स की। तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि भाषा को प्रैक्टिकल रूप में लाना, यानी व्यवहारिक रूप में लाना क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिक कहलाता है। जैसे हमने भाषा को पढ़ लिया, हमने भाषा को सुन लिया, अब हम उसे प्रैक्टिकल रूप देना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो भाषा को लिखेंगे, और सबसे जो बेस्ट तरीका होता है भाषा को प्रैक्टिकल रूप देने का वो है कि हम भाषा को बोलेंगे, ठीक है। तो भाषा को प्रैक्टिकल यूज में लाना क्या कहलाता है, प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। इसके बाद आती हैं हमारी स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर जो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास की अवस्थाएं। तो भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, भाषा बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे के जन्म से जब भाषा स्टार्ट होती है, तो जो सबसे पहली भाषा बच्चा सीखता है, सबसे पहली भाषा बच्चे को आती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी क्राइंग। तो भाषा बच्चे के अंदर जो सबसे पहली भाषा होती है वो क्राइंग होती है, जो 0 से 1 मंथ तक चलती है। यानी 1 महीने का बच्चा होता है, अगर उसे किसी भी तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो हर बात को रोक कर बताता है। कि उसे भूख लगी है तो वो रोने लग जाएगा, ठीक है। उसे टॉयलेटरी फंक्शन जाना है, टॉयलेटरी फंक्शन उसने कर दिए हैं तो वो रोने लग जाएगा। उसे कहीं पर पेन हो रहा है या फिर कहीं पर परेशानी हो रही है तो वो रोने लग जाएगा। तो 0 से 1 महीने का बच्चा होता है वो मोस्टली अपनी बातों को रोकर ही एक्सप्रेस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, वो आती है हमारी कूइंग, ठीक है। कूइंग यानी कूकना, जो 1 से 1.5 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि ऊँ की आवाज़ निकालने लगते हैं। तो इस तरह से जो ये स्टेज है वो 1 से 1.5 महीने के बाद स्टार्ट होती है, और ये 4 से 6 महीने तक ये स्टेज चलती है। उसके बाद आती है बेबलिंग स्टेज यानी बड़बड़ाना, जो 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है और लगभग लगभग ये 1 साल तक चलती है। तो बेबलिंग स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, बेबलिंग स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, ब ब ब ब मम 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 मम, इस तरह से कुछ आवाज़ें वो बच्चे निकालने लगते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारी ये जो स्टेजेस थी, जो अभी हमने स्टेजेस पढ़ी थी, ये तीनों जो हमारी स्टेजेस थी ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहलाई जाती हैं, ठीक है। क्या कहलाई जाती है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, ये यहाँ पर कहलाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें
होलोप्रेस्टिक स्टेज, यहाँ पर हम बात करते हैं होलोप्रेस्टिक स्टेज की, हम यहाँ पर बात करते हैं। होलोप्रेस्टिक स्टेज, तो जो होलोप्रेस्टिक स्टेज में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है हमारी, जो सबसे पहली स्टेज आती है वो होती है हमारी वन वर्ड अटरेंस, यानी एक शब्द कथन। ठीक है, वन वर्ड अटरेंस यानी एक शब्द कथन, जो कब स्टार्ट होती है, जो लगभग लगभग एक महीने, ठीक है, एक महीने नहीं, जो एक साल के बाद जो ये स्टेज है ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या कर होता है कि इसमें जो बच्चा है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक सिंगल शब्द का इस्तेमाल करता है। जैसे उसे पानी चाहिए तो वो पानी ही बोलेगा, ठीक है, ये नहीं बोलेगा मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी दो, सीधा सीधा पानी ही बोलेगा। उसे खाना चाहिए तो वो क्या बोलेगा, भूख बोलेगा, ठीक है, या फिर कोई और वर्ड, वो भूख से रिलेटेड उसने कोई और दूसरा वर्ड सीखा है तो वो उसको यूज करेगा। इसके बाद जो हमारी फिर जो सेकंड स्टेज आती है इसमें हमारी वो होती है टू वर्ड अटरेंस, यानी द्विकथन, द्विशब्द कथन। ठीक है, टू वर्ड अटरेंस यानी द्विशब्द कथन, जो कब स्टार्ट होती है, जो लगभग 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल के बाद ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग लगभग 2 साल तक चलती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा 2 या 3 वर्ड सीख जाता है। ठीक है, 2 या 3 वर्ड का इस्तेमाल करता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी टेलीग्राफिक स्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्या रहती है, टेलीग्राफिक स्टेज इसमें हमारी आती है। तो टेलीग्राफिक स्टेज में क्या करता है बच्चा, टेलीग्राफिक स्टेज में बच्चा अपनी कोई भी उससे बात कहनी है, ठीक है, उसने कोई लंबी चौड़ी हुई बात उसको कहनी है, तो उस बात को कहने के लिए वो क्या करेगा, उसमें से जो मेन मेन वर्ड्स होंगे, यानी कुछ वर्ड्स को तो एक्सप्रेस करेगा, कुछ वर्ड्स को बोलेगा और बाकी वर्ड्स को वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। तो उसे क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्टेज इसको कहा जाता है, जो 24 महीने यानी 2 साल में स्टार्ट होती है। लगभग 2 साल में ये स्टेज स्टार्ट होती है और 30 मंथ तक, ठीक है, 30 मंथ तक ये स्टेज चलती है। इसके बाद हमारी आती है मल्टीवर्ड स्टेज, जो 30 महीने के बाद आती है। मल्टीवर्ड स्टेज 30 महीने के बाद आती है। और जो ये वाली स्टेज है ये कब आती है, कब कब दिखाई देती है बच्चों में, अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में ये स्टेज बच्चों में दिखाई देती है। अब हमें पता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो बच्चों के विकास के लिए सबसे बेस्ट पीरियड होता है। इसमें जो बच्चों का विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा रोज़ाना 25 से 50 वर्ड रोज़ाना सीखता है, इसलिए इसको मल्टी वर्ड स्टेज बोला गया है। और साथ ही साथ इसे भाषा विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल स्टेज इसको बोला गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात आप नोटिस करना कि जो ये स्टेजेस हैं, जो स्टेजेस का जो मैंने टाइम पीरियड लिखा है, ये टाइम पीरियड आपको कहीं कहीं पे वेरी करेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा चीज़ों को बाद में सीखता है। तो कहीं हर जगह ये थोड़ा थोड़ा सा वेरी करने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन जो एवरेज मिलेगा वो आपको इन्हीं के अराउंड मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब जो नेक्स्ट आती है वो है हमारी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो स्किल्स कौन कौन सी होती है, यानी कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी कलाएं होती हैं, कौन कौन से कौशल होते हैं भाषा के। तो भाषा के सबसे पहला कौशल आता है वो होता है हमारा लिसनिंग का। तो दूसरा होता है हमारा रीडिंग का, तीसरा होता है हमारा स्पीकिंग का और चौथा होता है हमारा राइटिंग का। तो यहाँ पर जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग है ये हमारी रिसेप्टिव स्किल्स है। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब यहाँ पर जो बच्चा है वो भाषा को अधिग्रहण करना सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चा भाषा को लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू बच्चा भाषा को सीखता है, अधिग्रहण करता है। और जो स्पीकिंग है और राइटिंग है ये है हमारे प्रोडक्टिव स्किल यानी एक्सप्रेसिव स्किल, यानी इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा भाषा को एक्सप्रेस करेगा, जो कुछ भी उसने सीखा है वो उसको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है लैंग्वेज में, तो लिसनिंग और रीडिंग दोनों ये रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। और जो प्रोडक्टिव और स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो लैंग्वेज है उसका पैटर्न क्या है। तो लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो है, सबसे पहले हमारा लिसनिंग आता है, उसके बाद स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार
जो हमारा लैंग्वेज का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग आता है, फिर राइटिंग आता है, फिर रीडिंग आता है। यानी जो लास्ट के 2 स्किल्स थे इसने इनको यहाँ पर रिवर्स कर दिया था। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो भाषा का पैटर्न है वो क्या है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ आप, ये दोनों ही आपको याद रखनी है क्योंकि दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आती है हमारी कि जो बच्चा है कौन सी एज में कितने वर्ड सीखता है, यानी जो वर्ड पावर होती है बच्चे की किस एज में कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि जो बच्चा क्या है 1 साल का मतलब लगभग 1 साल की उम्र में बच्चा एक वर्ड बोलने लगता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड कौन सी एज में स्टार्ट करता है, वो 1 साल की उम्र में वो मीनिंगफुल वर्ड वो बोलने लगता है। कहीं कहीं पे आपको 9 महीने में भी मिलेगी न कि बच्चा अर्थवान शब्द कब बोलने लगता है, तो कहीं पे आपको 9 महीने भी देखने को मिलेगा, कहीं पे 1 साल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये सोचना है और तब आपको अपना जो राइट क्वेश्चन है उस पर टिक मार्क करना है। अगर 1 साल दे रखा है तो 1 साल, अदरवाइज 9 महीने। तो 1 साल तो एवरेज है ही, 1 साल तो एवरेज एज आपकी है ही। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो 1 साल का बच्चा है वो लगभग लगभग 2 से 6 वर्ड सीख लेता है, 2 से 6 वर्ड वो सीख लेता है। उसके बाद जो 1.5 साल का बच्चा है वो लगभग लगभग 50 वर्ड सीख लेता है, वो 50 वर्ड सीख लेता है। फिर जो 2 साल का बच्चा है वो, सॉरी 1.5 साल का बच्चा 50 वर्ड सीख लेता है, और जो 2 साल का बच्चा है वो 50 से 200 वर्ड वो सीख लेता है। इसके बाद बात करें हम जो 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा 200 से ऊपर के साथ 3 साल का बच्चा सीख लेता है। और जो 5 साल का बच्चा होता है वो लगभग 10,000 वर्ड वो सीख लेता है, क्योंकि जो 5 साल की जो एज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड एज में आते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि जो अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा होता है वो रोजाना 25 से 50 वर्ड रोजाना सीखता है। तो इस वजह से जो 5 साल का बच्चा है वो लगभग लगभग 10,000 वर्ड वो सीख लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं पियाजे एंड लैंग्वेज की। तो पियाजे एंड लैंग्वेज की हम बात करें तो जो पियाजे है जो 3 से 7 साल की एज है, ठीक है, 3 से 7 साल की एज में के बच्चे को पियाजे ने क्या बोला है कि ईगो, जो 3 से 7 साल के एज के बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, उनमें ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। अब कहीं कहीं पे ये आपको 7 की जगह 5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली ये 3 से 7 साल की एज ही ये यहाँ पर मानी गई है ईगोसेंट्रिक की। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें वो आसपास का उनका जो सराउंडिंग होता है उनसे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, और वो अपने आप से ही, आपने देखा होगा कई कई बार इस उम्र के बच्चे अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। इसके साथ ही जो इसने एक और टर्म दी है कलेक्टिव मोनोलॉग, कलेक्टिव मोनोलॉग यानी सामूहिक एकालाप। तो इस एज के ये जो कलेक्टिव मोनोलॉग है ये बच्चों में चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है? ये चाइल्डहुड में, बच्चों अवस्था, चाइल्डहुड की अवस्था में ये कलेक्टिव मोनोलॉग का कंसेप्ट बच्चों को देखने को मिलता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे उनका अब चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चों का एक पीयर ग्रुप बन जाता है। अब पीयर ग्रुप बन जाता है बच्चों का, तो बच्चे क्या करते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो क्या करेंगे अपने पीयर ग्रुप में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे। अब चाहे उनकी बात कोई सुन रहा हो या फिर नहीं सुन रहा हो, उनसे इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी लेना देना नहीं होता कि मेरी बात को कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। उन्हें कोई बात कहनी है ना अपनी, तो वो पूरी एनर्जी के साथ बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। तो इसको इसने क्या कहा है, इसको पियाजे ने कहा है कलेक्टिव मोनोलॉग। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो पियाजे ने दी थी, वो पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चे का भाषा विकास से ज़्यादा बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा विकास उनका बाद में होता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें विगोत्स्की, विगोत्स्की एंड लैंग्वेज की। अब विगोत्स्की ने क्या कहा था, विगोत्स्की ने जस्ट इसका अपोजिट कहा था। अब पियाजे ने तो कहा था कि भाषा विकास पहले होता है, और जो सॉरी पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास पहले होता है और भाषा विकास बाद में होता है। लेकिन विगोत्स्की ने जस्ट इसका अपोजिट कहा था, उसने कहा था कि भाषा विकास पहले होता है
और जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का वो बाद में होता है। इसके साथ ही इसने कहा था कि जो भाषा है, ठीक है, भाषा क्या करती है, भाषा विचारों का निर्धारण करती है। इसके साथ ही जो भाषा एक सामाजिक साधन है आपस में कम्युनिकेट करने का, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने का। विगोत्स्की ने इसके साथ ही भाषा से रिलेटेड कुछ टर्म दी थी। सब उसने कहा जिसमें सबसे पहले था एक्सटर्नल स्पीच, फिर था प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। एक्सटर्नल स्पीच यानी बाह्य भाषा, प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा, और इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषा। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं सबसे पहले एक्सटर्नली स्पीच करते हैं, यानी पहले वो दूसरों के साथ बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे के साथ अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो उनकी जो स्पीच है वो प्राइवेट स्पीच में चेंज हो जाती है। प्राइवेट यानी वो खुद से ही बातें करने लगते हैं। अगर कोई बात उनको कोई महत्व नहीं दे रहा है, उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा है, तो वो खुद से ही बातें करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, डॉल्सन एज में आते चले जाते हैं, तो जो उनकी जो प्राइवेट स्पीच है वो इनर स्पीच में चेंज हो जाती है, यानी आंतरिक भाषा में वो चेंज हो जाती है। फिर जो उनके विचार हैं वो वर्बली ना होकर वो उनके माइंड में ही उनके विचार घूमते रहते हैं। इसी तरह से इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी थी, जिसमें सबसे पहले यही आती थी एक्सटर्नल स्पीच यानी बाह्य भाषा। फिर थी सेकंड नंबर पे ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसे प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा कहा गया है। उसके बाद थी थर्ड इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषा, ठीक है, आंतरिक भाषा या फिर आंतरिक भाषण। अब हम बात करते हैं थ्योरीज की। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के सिद्धांत। तो भाषा विकास के सिद्धांत में दो तरह की थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक तो है सहज या देसी सिद्धांत, और जो दूसरी थ्योरी है वो है हमारी सहभागिता सिद्धांत, यानी सहज या देसी सिद्धांत, यानी नेटिविस्ट एंड इनार्टिस्ट थ्योरी, यानी नेटिविस्ट और इनार्टिस्ट थ्योरी इसको बोला गया है। तो ये थ्योरी जिसने दी थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाषा विकास में जो हेरिडिटी होती है, यानी जो आनुवांशिकता होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी आनुवांशिकता का ज़्यादा रोल होता है भाषा विकास में। अब इसमें यानी सहज या देसी सिद्धांत में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आता है हमारा नाओम चॉम्स्की का। तो नाओम चॉम्स्की ने कहा था कि जो हेरिडिटी है, यानी नाओम चॉम्स्की ने भाषा सीखने में या फिर भाषा विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसने हेरिडिटी को यानी आनुवांशिकता को दिया था। इसके साथ ही जो नाओम चॉम्स्की थे उन्होंने कहा एक डिवाइस की बात की थी, एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसने बताया था। इसने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल होता है या फिर जो भी बच्चा होता है उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो उसकी भाषा को सीखने में मदद करता है। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, तो आप ध्यान देना कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये कोई डिवाइस नहीं है, कोई टूल नहीं है। ये जो एक्विजिशन डिवाइस है ये एक तरह की मेंटल कैपेबिलिटी थी, यानी नाओम चॉम्स्की ने कहा था कि यह एक तरह का एक मेंटल कैपेबिलिटी है जो बच्चों में भाषा को सीखने में मदद करती है। अगर यह जितनी बच्चों के अंदर जितनी अच्छी एलईडी होगा या फिर मेंटल कैपेबिलिटी होगी, बच्चा भाषा को उतनी ही अच्छे से सीखेगा और उतनी ही जल्दी सीखेगा। अगर जो बच्चों के अंदर जो एलईडी है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अगर वो वीक है यानी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी वीक है, तो भाषा को सीखने में उसे उतनी ही परेशानी होगी और उतनी ही देरी से वो भाषा को सीखेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है किसी तरह का कोई टूल नहीं है, यह जस्ट एक मेंटल कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, सहभागिता सिद्धांत। जो सहभागिता सिद्धांत है यानी जिन्होंने सहभागिता सिद्धांत दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो इन्वायरमेंट के थ्रू आती है, यानी उन्होंने हेरिडिटी पर फोकस कम किया था और इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस किया था, यानी पर्यावरण पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आते हैं वो है एक तो स्किनर का, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है बंडूरा का। स्किनर ने क्या कहा था, जो स्किनर ने इस पर यानी इन्वायरमेंट पर फोकस किया था। इसके साथ ही स्किनर ने कहा था कि भाषा को सीखने में जो रीइंफोर्समेंट है यानी पुनर्बलन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रीइंफोर्समेंट मतलब
सपोज जैसे आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे होते हैं जो बेबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जब बेबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कोई साउंड निकाल रहे हैं, अगर हम उनकी साउंड को एप्रिसिएट करते हैं, ठीक है, उनके साउंड को एप्रिसिएट करते हैं या फिर उनकी ही तरह हम भी उसकी साउंड निकालते हैं या फिर हंसते हैं उसकी साउंड पर, तो वो उस साउंड को रिपीट करते हैं, वो बार बार वही साउंड निकालते हैं। तो इस वजह से स्किनर ने कहा था कि जो रीइंफोर्समेंट है वो भाषा सीखने में काफ़ी मदद करती है। इसके बाद जो बंडूरा थे, अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने भाषा सीखने में ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे अवलोकन के थ्रू यानी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भाषा को सीखते हैं, यानी बच्चे जैसे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो बच्चे वैसा ही करते हैं, वैसा ही बच्चे सीखते हैं। इसके साथ ही इन्होंने विकेरियस लर्निंग, भाषा को सीखने में यानी बच्चों के भाषा विकास में विकेरियस लर्निंग को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था, बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया था। तो विकेरियस लर्निंग को भी इन्होंने भाषा को सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया था। तो विकेरियस लर्निंग में इसने किन किन चीज़ों का इंक्लूड किया था, एक तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब ये विकेरियस लर्निंग होती क्या है, विकेरियस लर्निंग क्या होती है, सपोज कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में कोई बच्चा फर्स्ट आया है, ठीक है, उसने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई स्पोर्ट्स में वो फर्स्ट आया है, तो उसे फर्स्ट आने के लिए क्लासरूम में कोई प्राइज़ दिया गया है, कोई रिवॉर्ड दिया गया है। अब दूसरे बच्चे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि भाई इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसके लिए इसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इसको ट्रॉफी दी जा रही है, इसको मेडल दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हमें भी ऐसा ही करना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रखनी है, हमें मेहनत करनी है और हमें भी रिवॉर्ड लेना है। इसी तरह से इसके अपोजिट हम बात करें कि सपोज कोई बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है, शैतानी कर रहा है या फिर किसी ने होमवर्क नहीं किया। अब उसने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने उसे पनिशमेंट दी है कि भाई आप लंच टाइम में बाहर खेलने नहीं जाओगे। अब दूसरे बच्चे इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि भाई टीचर ने इसको पनिशमेंट दिया होमवर्क ना करके लाने के लिए, अब ये लंच टाइम में बाहर खेलने नहीं जा सकता, तो हमें अपना होमवर्क पूरा करना है जिससे हम लंच टाइम में बाहर खेलने जा सके। तो इस चीज़ से उन्होंने सीखा है कि अगर आप हम होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरह से जो विकेरियस लर्निंग में जो दो इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं वो होती है हमारी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी जो बंडूरा है विकेरियस लर्निंग में बंडूरा ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भाषा है वो अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है, यानी भाषा इमिटेशन के थ्रू भी सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि जो ये कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मैंने मोस्टली पॉइंट कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।